हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो फोर्स थे उसका वर्क डन निकालना सीख लिया था, है ना। कुछ कुछ फोर्स का हम लोग सीखे थे, कुछ कुछ का आज हम लोग सीखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था, मैं उसमें बताया था कि जितने भी फोर्स लग रहे थे, है ना, जितने भी फोर्स लग रहे थे, लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा था, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, उस पर जितना भी फोर्स लग रहा था वो टोटल फोर्स का सम जो था वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0 था। मतलब टोटल फोर्स क्या था? टोटल फोर्स का जो वर्क डन था वो क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, है ना। तो यहीं से वर्क काइनेटिक थ्योरम का जो है आता है कंसेप्ट। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं से आता है, उसको हम बाद में थोड़ा देखेंगे। तो जो हम लोग लास्ट का कंसेप्ट जो हम लोग देखे थे उसी के बेस पे हम लोग आज जो है ये सेकंड एग्जांपल हम लोग उस पर करेंगे। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल हम लोग उस पर करेंगे। ये है एक कार है जो कि v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, और m मास जो है ये वेज शेप का जो है, वेज शेप का बना हुआ है कार के अंदर में, और उसके ऊपर क्या है? m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और कह रहा है कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है ना, इस पर जितने टाइप के लगने वाले फोर्स हैं उस फोर्स का आप वर्क डन निकालिए। कौन कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका हम लोग वर्क डन निकालेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि इसका जो सम होगा वो क्या आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ कंक्लूजन पे चलेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी थोड़ी सी झलक लिए थे, तो उस सब चीज को भी आगे और हम इसको आज इलोबरेट करेंगे जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और ज्यादा बूस्ट हो। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ें और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये m मास है तो इसके ग्रेविटी के कारण जो mg ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ, है ना। सबसे पहले अब हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये क्या होगा? mg नीचे की तरफ लगेगा, बिल्कुल सही। नॉर्मल इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर लगेगा। नॉर्मल हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है क्या? प्लेन के। तो ये नॉर्मल इससे इंक्लाइंड का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और हमको ये पता है कि नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में एंगल थीटा होता है। आप उसको फाइंड करके देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये mg हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इस ब्लॉक के, लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था ब्लॉक के जो टेंडेंसी क्या है? नीचे की तरफ आने की टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन फोर्स टेंडेंसी का क्या करता है? अपोज करता है ना। टेंडेंसी के स्लिपिंग का जो टेंडेंसी होता है उसका अपोज करता है। तो ये नीचे की तरफ यदि ट्रेंड कर रहा है, नीचे की तरफ यदि आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यदि इस पर लगेगा तो ये हो गया हमारा क्या? फ्रिक्शन फोर्स। इतने सारे फोर्स हो गए, नॉर्मल और ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल के, ये क्या? mg फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी के कारण mg फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स। अब इन सब का क्या करना है हमको? किसी टाइम t पर car is moving with a constant velocity v, find the work done by friction force, normal force and gravity at any time t. At any time t. ठीक है बच्चे, at any time t। किसी भी टाइम पे आपको बोल रहा है कि आप फ्रिक्शन फोर्स बता दो हमको, नॉर्मल फोर्स बता दो और ग्रेविटी बता दो। ग्रेविटी का वर्क डन बता दो, सॉरी फोर्स मत बता दो, सबको वर्क डन बता दो, है ना। तो हम लोग आज से ये भी सीखेंगे कि भाई कितने तरह के जो फोर्स हैं उसका वर्क डन हम लोग किस केस में कैसे कैसे निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि भाई ये mg है, mg का ये नॉर्मल है। ठीक है, तो mg का एक परपेंडिकुलर लेता हूं प्लेन के, एक कंपोनेंट mg का परपेंडिकुलर यदि प्लेन का लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। ये थीटा कैसे है आपको पता होगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये यदि mg cos थीटा है, ये यदि mg cos थीटा है, इधर नीचे की जिसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, प्लेन के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो mg sin थीटा है ना। रिजोल्यूशन आप लोग समझ रहे हैं ना, ये mg है, mg, और ये क्या है हमारा प्लेन है, और ये mg यदि ऐसे लग रहा है तो एक कंपोनेंट क्या पैरेलल इंक्लाइंड प्लेन का मैं सोच रहा हूं, और एक परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया mg cos थीटा। ठीक है, और ये ब्लॉक क्या है, स्टेबल है, कहीं इधर उधर मूव नहीं कर रहा है ना, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। तो ये mg sin थीटा हो गया, ये mg cos थीटा हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया। यदि ये ब्लॉक ना ऊपर ना नीचे, इधर ना उधर ना ऊपर कहीं मूव कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है, मींस एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा। बिल्कुल सही। इतना कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स क्या नीचे, मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है भाई उतना फोर्स क्या होगा, नीचे लगना चाहिए। मतलब n के इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लगना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ये mg sin थीटा इसका है इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये F बराबर क्या होगा, mg sin थीटा होगा, मतलब F इक्वल टू क्या हो गया, mg sin थीटा हो गया। ये तो हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसी टाइम t पर मैं चाहता हूं कि इसका वर्क डन निकाले, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है किसी टाइम t पर, उसके बाद किसी टाइम t पर जिस v वेलोसिटी से जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आप देखिए तो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा vt। बिल्कुल करेक्ट। किसी टाइम t पर एक्सेलरेशन नहीं है ना, एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो vt डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दूरी बराबर दूरी इक्वल्स टू क्या, चाल इंटू समय, मतलब क्या हो गया vt। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा vt। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। अब वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन मैं निकालना चाहता हूं नॉर्मल फोर्स का। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है नॉर्मल का, mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू कितना आएगा नॉर्मल के केस में, डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये थीटा होता है, ये थीटा जो होता है, ये थीटा आपको पता है, ये थीटा मैं आपको बता रहा हूं, ये थीटा कितना लेंगे हम लोग, ये इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर आपका ये है, उसके बीच का एंगल कितना है। आप देखिए ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू देखें ये 90 डिग्री है। उसके बाद ये देखिए ये थीटा है और ये पैरेलल लाइन है, तो आप जानते हैं कि एक ही साइड का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब ये क्या होगा, थीटा हो गया। तो टोटल एंगल डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल वेक्टर के बीच में कितना आया, ये पूरा का पूरा 90 प्लस थीटा, मींस cos 90 डिग्री प्लस थीटा। एकदम सही। अब एक चीज और, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है आपको तो मैं कई बार बता दिया हूं। आप यदि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का यदि क्लास देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि फिजिक्स का जान है ना, वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज जा करके वहां पर समझिए, जा करके उसको देखना बहुत जरूरी है। उससे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, हाँ इतनी चीजें हम जानते हैं, और उस चीजों को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग ये जानते हैं कि ये कितना होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस एंड सेक। ठीक है, उसके बाद cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, और इसमें प्रीवियस एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो प्रीवियस कॉस, इसमें तक केवल साइन पॉजिटिव होता है, मींस ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ गए? तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, और साइन किसके अकॉर्डिंग, साइन किसके अकॉर्डिंग लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना, और कॉस क्या होता है, निगेटिव आता है, और इसके अकॉर्डिंग पहले का जो एंगल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन लेते हैं। तो मतलब कॉस क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब कॉस यदि निगेटिव आएगा तो साइन भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मींस
यहां से हम लोग देखें तो ये आ गया mgvt, ये कितना आ गया साइन थीटा, और ये कितना आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स आप निकालना सीख गए। नॉर्मल फोर्स, इस केस में आप वर्क डन कैसे निकालेंगे नॉर्मल फोर्स का, ये आपको समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहता हूं, तो सेम इसी तरह से होगा। क्या होगा बाबू? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स कितना है हमारा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा हमारा फ्रिक्शन फोर्स है इक्विलिब्रियम पे, बिल्कुल सही। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है vt, किसी टाइम t पर हमको डिस्प्लेसमेंट पर पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर, एनी टाइम t पर हमको वर्क डन पूछ रहा है, तो किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा vt हो गया। mg साइन थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू d इंटू कॉस थीटा आता है ना, वर्क डन का कॉस थीटा आता है। अब थीटा कितना होगा यहाँ पर, थीटा कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। समझ रहे हैं? तो हम लोग यहां से देखें तो ये क्या आ गया mgvt साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये क्या हो गया हमारा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। और ग्रेविटी का फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है mg। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी यदि हम लोग निकालें, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का क्या, ये क्या है mg, mg हमारा क्या है ग्रेविटी का क्या है फोर्स है, mg का फोर्स है ग्रेविटी। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट t समय में क्या आएगा vt, उसके बाद ये क्या है cos। अब एंगल देखिए डिस्प्लेसमेंट, एंगल देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ग्रेविटी वेक्टर के बीच में, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए किसके किसके बीच में, जो ये थीटा जो होता है, ये जो थीटा होता है आपको फोर्स वर्क डन में, ये तो आप जानते हैं ना F इंटू डी इंटू कॉस थीटा जो होता है, ये जो कॉस थीटा होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये क्या है दोनों परपेंडिकुलर है, मींस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हमने 90 डिग्री डाल दिया। अब mg cos, ये cos 90 तो आपको पता है क्या होता है जीरो होता है, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है जीरो है। इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है जीरो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है। अब हम लोग क्या किए, सब तरह के फोर्स का वर्क डन निकाल लिए। हम यदि इस तीनों फोर्स को जोड़ें, मीन्स क्या वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ये कितना आ गया बाबू, ये आ गया माइनस mg vt साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस उसके बाद क्या आ रहा है mg vt साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में क्या है वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है जीरो, ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। मतलब इस टोटल फोर्स की वैल्यू की हम लोग बात करें, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये क्या हो गया जीरो आ गया, ये क्या आ गया जीरो आ गया। समझ पा रहे हैं, ये क्या आ गया जीरो आ गया। ठीक है, है ना, ट्रैक कर रहे हैं अच्छे अच्छे चीज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ये क्या आ गया जीरो आ गया। लास्ट क्लास में भी हम लोग ये चीज देखे थे, है ना, लास्ट क्लास में भी हम लोग ये चीज देखे थे कि जो भी फोर्स लग रहा था, जो भी फोर्स, यहीं से कंसेप्ट आएगा, यहीं से कंसेप्ट, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम यही है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका वर्क डन का यदि सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। वो चीज आपको हम देखेंगे। यहाँ पे देख लिए कि सब फोर्स का वर्क डन कितना आ गया? जीरो आ गया। हम लोग अभी तो वो फार्मूला नहीं लगाए हैं, थ्योरम नहीं लगे यूज किए हैं ना, लेकिन आप यहीं से थ्योरम बनेगा कि जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं उसको वर्क डन का समीशन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं? इसमें क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों जीरो है। चेंज इन मींस इसका यदि v है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये जीरो है। ठीक है, तो आप लोग हमारे हिसाब से ये सारा चीज आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, कि कैसे सब फोर्स का हम लोग, और हम आप ये भी सीखे होंगे कि एंगल कैसे देखेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज का भी आपको केयर करना पड़ेगा। आप इसको खुद से क्या कीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, कॉपी पे क्वेश्चन को लिखिएगा और सबका एंगल के बारे में आप डिस्कशन कीजिएगा, है ना। ये यदि फोर्स होता है तो इसके बीच में कैसा एंगल होगा, इतना होगा, फिर आप उसको खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो यह था हमारा लास्ट क्लास के कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चंस था। लास्ट क्लास में हमारा लिफ्ट वाला था और एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसके ऊपर जो जितने फोर्स लग रहे हैं उसका वर्क डन क्या आया? जीरो आया। मींस कोई सा भी हमारा सिस्टम हो उस पर हम लोग यदि उसका क्या करेंगे, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका वर्क डन निकालेंगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ा जाए। हम लोग अभी तक डिफरेंट टाइप्स के फोर्स का वर्क डन निकालना सीख रहे थे। ठीक है, उसी में से एक और इम्पोर्टेंट वर्क डन है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बच्चे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आज हम लोग सीखने वाले हैं कि स्प्रिंग फोर्स का यदि वर्क डन होगा तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए होता क्या है, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ है या नेचुरल पोजीशन है, x इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं x इक्वल्स टू 0। ये इसका नेचुरल पोजीशन है, मतलब इस स्प्रिंग में कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी कंप्रेशन नहीं है, है ना। स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे है। आप क्या किए, इसमें कोई ब्लॉक अटैच कर दिए और उसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिए इधर की तरफ, राइट वर्ड, m मास का आपने ब्लॉक इसमें अटैच कर दिया और x डिस्टेंस से क्या किया आपने, इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया। कहां से? नेचुरल पोजीशन से, मतलब ये क्या हो गया, x। जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे स्प्रिंग का, जो भी इलोंगेशन होगा, कंप्रेशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा? नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में होगा। नेचुरल लेंथ मींस जो अनस्ट्रेचेबल स्प्रिंग, अनस्ट्रेचेबल स्प्रिंग के केस में हम लोग नेचुरल पोजीशन होता है जब हमारा स्प्रिंग कैसा हो, अनस्ट्रेचेबल स्प्रिंग हो, है ना। तो उस केस में नेचुरल पॉइंट या उसका जो उसमें कोई भी कंप्रेशन और डिफॉर्मेशन, जिसको डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, कंप्रेशन और इनोवेशन को मिला करके डिफॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं, तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन किसी टाइप का नहीं हो। तो यदि हम एम मास का है, एम मास में हमने क्या किया, उसको ब्लॉक लगा करके इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, क्या, एक्स से। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा बच्चे लोग के एक्स, पीछे की तरफ इस पर फोर्स लगेगा कि एक्स पीछे की तरफ, मतलब यहां पर F इक्वल्स टू आपको हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स। F इक्वल्स टू
F इक्वल्स टू आपका माइनस ऑफ के एक्स हो जाएगा। जब भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्प्रिंग का फोर्स मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट की डायरेक्शन में हमेशा आपको स्प्रिंग का फोर्स मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट यदि आपने एक्स किया है राइटवर्ड में तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्टवर्ड में। आपने यदि ब्लॉक को शिफ्ट किया इधर की तरफ दबाया तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। मीन्स ये जो नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन हमको ये बता रहा है कि फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इसमें लिखने की बात नहीं है लेकिन ठीक है। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स नेचुरल स्प्रिंग फोर्स के केस में जब भी आप नेचुरल पोजीशन से यदि आप जितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड तो फोर्स उसके क्या आएगा, अपोजिट आएगा। आप यदि इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, आप यदि इसको कंप्रेस करेंगे तो फोर्स आगे की तरफ लगेगा। मीन्स F इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस के ऑफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, ये आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स जो होता है उसका ये जो फोर्स होता है स्प्रिंग का ये क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स। वेयर के इक्वल्स टू हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, या फोर्स कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, के को स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। ये क्या होता है, ये होता है स्प्रिंग का स्टिफनेस। मतलब स्प्रिंग हमारा कितना स्टिफ है। मीन्स यदि के ज्यादा है तो स्प्रिंग हमारा टाइट होगा, आप उसको यदि कंप्रेस करेंगे या इलोंगेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो वो चीज बताता है क्या, हमारा के बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इसको हम लोग स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स और x डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल पोजीशन। इतना कहानी आप लोग, इस कहानी को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, हमको तो ये लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, है ना। स्प्रिंग से कहानी है, स्प्रिंग की कहानी है, आसान सा है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब अनस्ट्रेचेबल स्प्रिंग था तो वहां नेचुरल पोजीशन पे x इक्वल्स टू क्या है, 0। हमने स्प्रिंग को x से क्या किया, उसको इलोंगेशन दिया। x से मतलब क्या, नेचुरल पोजीशन से x डिस्टेंस क्या किया हमने, राइटवर्ड शिफ्ट किया। ठीक है, या नहीं तो हम ब्लॉक्स इसको क्या कर सकते थे, x से यदि हम लोग इसको कंप्रेस कर देते स्प्रिंग को। ठीक है, x से होता है स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ के एक्स ही, स्प्रिंग फोर्स हमेशा माइनस ऑफ के एक्स ही होगा। तो आप इसको इधर, आप इसको नेचुरल पोजीशन से आप इधर क्या कीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन, और इसको क्या कहते हैं, इलोंगेशन। हमने स्प्रिंग को क्या किया, इलोंगेट कर दिया x से, नेचुरल पोजीशन से x, तो वही x की वैल्यू यहाँ पे आता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाता है, स्प्रिंग का फोर्स आ जाता है। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, कि वर्क डन कैसे निकालेंगे स्प्रिंग फोर्स का। तो हम लोग, और ये हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल है। और आप जानते हैं कि जब भी, है ना, ये x के साथ क्या हो रहा है बाबू, फोर्स चेंज हो रहा है। और आप जानते हैं कि वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, है ना। अब मैं आपको कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना सिखा चुका हूं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस वीडियो थोड़ा सा उसको देख लीजिए फास्ट मोड में करके, उसके बाद इस पे आइएगा। ठीक है, तो जाकर के थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालते हैं, क्योंकि वहां समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि भाई इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग। वर्क डन इक्वल्स टू
वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एफ ऑफ स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, dx। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक, x1 से लेकर के x2 तक। x1 हमारा क्या है, x1 से लेकर के x2 तक, मतलब नेचुरल पोजीशन के लिस्ट में इनिशियली क्या हो गया इसका, इनिशियली डिफॉर्मेशन या इनिशियल इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन, x2 वो क्या हो गया, फाइनली इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन। तो एफ स्प्रिंग हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका x1 से लेकर के x2 तक। आप के को यदि बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ k2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। एकदम राइट, एकदम राइट, यहां तक समझ गए। माइनस k/2 एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से यदि आप इसको इवेल्युएट करें, इवेल्युएट करने के बाद ये आएगा माइनस k/2 दैट इज x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यही कहानी है आपकी, ठीक है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस k2 k/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यही हो गया क्या, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। आप इसमें वर्क डन कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, आपको इसमें इस फार्मूले से उसको देखने की जरूरत नहीं है ना, कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। क्योंकि आप जब भी फाइनल वैल्यू रखेंगे और इनिशियल वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव आकर के ये ऑटोमेटिक वर्क डन कैसा होगा ये चीज आपको बता देगा, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में आपको वर्क डन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा ये देखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको यहां पर जो है ये क्या हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। जहां पर ये x1 क्या होगा, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, इलोंगेशन या कंप्रेशन, सॉरी डिफॉर्मेशन तो एक ही चीज हो गई ना, या इलोंगेशन या कंप्रेशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन इन स्प्रिंग इनिशियली, है ना। इनिशियली कितना है ये चीज हो गया। अब x2 क्या है हमारा, x2 क्या है, इलोंगेशन या कंप्रेशन इन स्प्रिंग फाइनली, ठीक है ना। या आप इसको इलोंगेशन कंप्रेशन को आप एक साथ यदि बोल देंगे इसको बोल सकते हैं भाई डिफॉर्मेशन, ठीक है। सो क्या बोल देंगे, डिफॉर्मेशन मीन्स यदि मैं माइनस साइन को यदि मैं रिप्लेस करूं तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये क्या है, इनिशियली कंप्रेशन एंड इनिशियली इलोंगेशन एंड कंप्रेशन है, ठीक है। हम लोग जो वर्क डन की जो फार्मूला है 1/2 के x स्क्वायर, इस केस में हमको पता करना पड़ सकता है कि भाई वर्क डन कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस केस में आपको पता करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा के सीधा क्या कीजिए, वैल्यू रखिए, आपको ऑटोमेटिक ये फार्मूला बता देगा कि भाई वर्क डन पॉजिटिव होगा या वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए इतना चीज आप लोग
जान गए, क्या जान गए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल पोजीशन। ये इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल पोजीशन। और वहां से हम लोग ये फार्मूला निकाल पाए। और वर्क डन की फार्मूला जो है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा कि 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर होता है, या इस तरह से आप याद कीजिए कि माइनस k/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां पर x1 क्या है, डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग इनिशियली, एंड x2 क्या है, डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग फाइनली। आइए इसके ऊपर यदि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब जाकर के हमको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ क्वेश्चन करते हैं। स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड एग्जाम्पल, a spring is stressed, a spring is stressed, spring is stressed by a distance। थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप लोग देखिएगा इसको, है ना। डिस्टेंस x, distance x initially, distance x initially, find work done by spring force, find work done by spring force, find work done by spring force if spring is further stressed by y। ठीक है, if spring is further stressed by y। तो अब आपको यहां पर यह समझना है कि x1 और x2 क्या होगा। आपको क्या बताए थे कि x1 जो है ये क्या है, इनिशियली कितना उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है। क्या है, स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस x इनिशियली। तो x इनिशियली स्ट्रेस्ड हुआ है। x इनिशियली यदि स्ट्रेस हुआ है मतलब कहां से, नेचुरल पोजीशन से x क्या हुआ है, उसमें क्या हो गया, स्ट्रेच हुआ है, मतलब क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ है। मीन्स जो x1 की वैल्यू होगा, ये x1 की वैल्यू होगा, ये क्या होगा, x होगा हमारा। अभी x2 क्या होगा, फर्दर क्या किया है, y से उसको यहां तक तो x आ ही गया, x फर्दर उसको y कर दिया। तो नेचुरल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, नेचुरल पोजीशन हमारा ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x ये y ये, मतलब नेचुरल पोजीशन के डिस्टेंस में कितना हो गया, x प्लस y। तो ये x1 x2 जो है दोनों कहां से कहां के रिस्पेक्ट में है, नेचुरल पोजीशन के रिस्पेक्ट में है। मींस x1 यदि क्या है, x है, तो x2 अब क्या हो जाएगा, x प्लस y, नेचुरल पोजीशन के रिस्पेक्ट में x प्लस y। अब हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये क्या होता है, माइनस k/2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यहां से हम लोग बात करें तो माइनस k/2 x2 का स्क्वायर क्या है, x प्लस y का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x1 इक्वल टू क्या है, x, ये कितना हो गया, x स्क्वायर। यदि हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो माइनस k/2, इसको यदि आप ओपन कीजिएगा ब्रैकेट को तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एकदम सही है, एकदम सही है बच्चे, एकदम सही ना। तो यदि हम लोग इसको अब कैंसिल करें तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये क्या बचा, माइनस ऑफ k/2 माइनस ऑफ k/2
ये बचा आपके पास 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से यदि हम लोग देखें ये क्या हो गया, माइनस के y यदि आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा तो y यदि आप कॉमन निकाल लीजिएगा माइनस के वाई बाई 2, ये कितना बचेगा 2x प्लस वाई। ये क्या हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये क्या हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि भाई आप x1 और x2 को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आसान है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। पहले x स्टेज किया, फिर फर्दर y स्टेज किया, तो भाई क्या कहते हैं, नॉर्मल नेचुरल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, x2, मतलब फाइनल वाले को, और इनिशियल वाले को कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x1। चलिए समझ गए यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और भी एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल वाला, और इस पर m मास रखा हुआ है, 2 m मास। ये स्प्रिंग है, ये अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है। अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है, ये m मास का है, इसका लेंथ टोटल L0 है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन each block। Find work done by spring on each block। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। Find work done by spring on each block। कैसे करेंगे इसको, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। कितना फोर्स लगाएगा स्प्रिंग इस दोनों ब्लॉक पे। दोनों इक्वल मास का स्प्रिंग है, ये दोनों इक्वल मास का क्या है, ये ब्लॉक है। स्प्रिंग तो क्या है, मासलेस है, स्प्रिंग का कोई मास वास नहीं है, मासलेस स्प्रिंग है। ठीक है, L0 है। मान लीजिए फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक। अच्छा, सेकेंड डायग्राम भी तो होगा। मान ये ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक है, और मतलब पूछ रहा है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक, कितना ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो हम क्या करते हैं, इस पर एक्सिस, आपको कुछ इस तरह से ये दिया गया है। अब जो है ये ठीक है, अब ये दोनों मास m है। अब ये टोटल इसका जो लेंथ L0 है, ये L0 प्लस x हो गया है। ठीक है, पहले L0 था, अब L0 प्लस x हो गया है। तब अब बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक। ये दोनों आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर 1 एंड फिगर 2, दोनों फिगर आपको दिया हुआ है। अब पूछ रहा है आपसे कि फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक।
क्या करें हम लोग, ये पहले एल नॉट था, अब ये एल नॉट प्लस एक्स हो गया है ना, इसमें क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया है ना। पहले स्प्रिंग का क्या था, अनस्ट्रेच था, तो भाई उसका लेंथ एल था, अब यदि उसमें कुछ तो डिफॉर्मेशन आया है तो बढ़ के क्या हो गया, एल नॉट प्लस एक्स हो गया। तो हम लोग यहाँ से वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करें, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो ये क्या होता है माइनस के बाई टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो x1 क्या है यहाँ पर, x1 इस केस में x1 आएगा, ये क्या है जीरो, x1 यहाँ पे क्या है जीरो है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है एल नॉट है, लेकिन x1 क्या आएगा जीरो, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेच नहीं है। x क्या होता है उसमें तो कोई या तो एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होना चाहिए, इस केस में तो कॉम्प्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कितना आएगा जीरो, करेक्ट बात है। और ये एल नॉट था, अब एल नॉट से प्लस एक्स हो गया, तो मतलब एक्स से क्या हो गया एक्सप्रेशन, मतलब इसमें इलोंगेशन हो गया, मींस एक्स से क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया। तो x2 जो हमारा अब फाइनल आएगा इनिशियल से वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा है ना। मतलब यदि वहां जीरो पे था, पहले कुछ भी नहीं था, तो एक्स जीरो से क्या हो गया बढ़ गया, मतलब फाइनल वाला क्या हो गया एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से यदि हम लोग देखें तो यहां से आएगा माइनस के बाई टू, x2 की जगह पे आएगा क्या एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा जीरो, x2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया जीरो, मीन्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू, ये कितना हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब दोनों इक्वल मास का ब्लॉक लगा हुआ है, दोनों इक्वल मास का ब्लॉक लगा हुआ है, तो वर्क डन बाय देखिए आप नेगेटिव वर्क डन आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं, एक ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क डन हुआ है, स्प्रिंग इस पर नेगेटिव वर्क डन किया है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, है ना, इक्वल मास का है, तो एक ब्लॉक पर यदि इतना है तो इसका हाफ जो होगा वो ईच ब्लॉक पे होगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, माइनस के बाय फोर एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माइनस के बाय फोर एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं ना यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, ऑटोमेटिक आपको निगेटिव ये बता दिया, स्प्रिंग इस पर निगेटिव वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन ईच ब्लॉक कितना आ जाएगा माइनस के बाय फोर एक्स स्क्वायर, माइनस के बाय फोर एक्स स्क्वायर। समझ पाए आप इस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, कैसे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो उसको मैं देखूंगा, फिर उसके बाद मैं यदि हमको लगेगा तो मैं इसको फिर से क्या करूंगा इलैबोरेट करूंगा आपको। मेरे हिसाब से तो आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। Find work done by force. Find work done by force along path ABC और ये क्या है along AC, ठीक है। आपको पाथ इक्वेशन और पाथ का डायग्राम आपको दे रखा है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये 0,0 है और ये 2,0 है, ये 2,3 है, 2,0 है, ये 2,3 है। along the path ABC फर्स्ट में क्या कर रहा है, along the path ABC, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है ना। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हमको क्या करना होता है, पाथ इक्वेशन दिया होता है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, जो एक वेरिएबल होता है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं,
है ना। ये वाई डी एक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, वाई डी एक्स आ जाता है, लेकिन वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए आपको पाथ इक्वेशन दिया रहता है, वही पाथ इक्वेशन आपको दे दिया है। आप फिजिक्स तभी सीख पाएंगे जब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। आपको फिजिक्स सीखने के लिए आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर यदि आप सॉल्यूशन देखिएगा, तब जाकर के आपके अंदर ये जाकर के रिटेन होगा। ठीक, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Along the path ABC, along the path ABC, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पाथ के अलॉन्ग मतलब ये क्या है, ए बी पाथ के अलॉन्ग। अच्छा, सबसे पहले हम लोग वर्क डन की बात करें। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये x1 से लेकर के x2 तक, और ये भी क्या हो जाएगा y1 से लेकर के y2 तक। ठीक है, अलोंग पाथ ABC में पहले AB है, फिर क्या है BC है। तो AB में यदि हम लोग देखेंगे अलोंग द पाथ AB, तो x1 कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। ये क्या हो रहा है, y डी एक्स प्लस x डी वाई। y कहां से कहां तक जा रहा है, y 0 से लेकर के 0 तक जा रहा है, और ये क्या है, x डी वाई। बिल्कुल करेक्ट। किसी भी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं आपको बताया था, ये यदि x है, ये आपका x है और ये y है, इसका इक्वेशंस क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0, है ना, सब कुछ आपको बताए थे। और इसका इक्वेशंस क्या होगा, ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 2, और ये कितना होगा 3/2x, y बराबर mx। आपको निकालेगा तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू y बराबर 3/2x। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये c इसका 0 है, तो ये गया 0, y इसका स्लोप कितना है 3/2, 3/2x। अब AB में पहले हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, हम लोग कहाँ के लिए निकाल रहे हैं, ये सबसे पहले AB के अलोंग, AB अलोंग AB। अब y dx 0 से 2, इसमें क्या है, ये y dx इंटीग्रेट नहीं कर मिली, y की वैल्यू क्या है AB में, y की वैल्यू तो 0 है, तो भाई ये तो क्या हो गया 0 हो गया, और ये तो पहले से ही 0 है, 0 to 0 इसका लिमिट है, मतलब वर्क डन बाय AB कितना आ गया 0। वर्क डन अलोंग द पाथ AB कितना आ गया 0, वर्क डन बाय AB नहीं, वर्क डन अलोंग द पाथ AB कितना आ गया 0। सेम फैशन में हम लोग क्या करेंगे, ये B to C निकालेंगे, अलोंग B to C, पेशेंस रखिएगा प्लीज। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको जो कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे अच्छे से, तब जाइएगा। अलोंग B to C, चलिए फटाफट करते हैं। फटाफट करने का मतलब है कि वर्क डन क्या आएगा, y dx प्लस x dy, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या हो गया x1 से लेकर के x2 तक, ये भी क्या हो गया y1 से लेकर के y2 तक। अब x1 कितना है यहाँ पे 2 से 2, ये कितना आ गया y dx, उसके बाद ये x dy ये कितना है y 0 से 3, ये कितना है x dy, करेक्ट है। 2 से 2 यदि हम लोग देखें, ये 2 से 2 y dx प्लस यहां पर क्या है x dy, x क्या है इस पाथ पे, x क्या है 2, है ना, x dy, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये क्या है कांस्टेंट, यहाँ इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये क्या है dy, ये कहां से कहां तक है 0 से 3 तक, समझ गए बात। यहाँ देखिए 2 से 2 ये क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको यदि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू वाई, ये क्या है 0 से 3, ये कितना होगा 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 6 जूल। अब वर्क डन बाय टोटल फोर्स हम लोग करें, टोटल वर्क डन बाय वर्क डन बाय अलोंग द पाथ
ए बी सी परसों क्या होगा, वर्क डन बाय ए बी प्लस वर्क डन बाय ए सी। तो कितना हो गया 0 + 6, कितना हो गया 6 जूल। ठीक है, अब वर्क डन अलोंग द, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब वर्क डन अलोंग द पाथ एसी की बात हम लोग करते हैं। वर्क डन अलोंग द पाथ, ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज, अलोंग द पाथ एसी, अलोंग द पाथ एसी। हम लोग क्या किए, गए तो एसी सी पे ही, तो ए बी गए फिर बी सी गए, अब एसी इस पाथ का हम लोग वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं। तो अलोंग द पाथ एसी, ये वर्क डन हमारा जो फोर्स है ये क्या है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, सेम वे में x1 से लेकर के x2 तक, और ये क्या है y1 से लेकर के y2 तक। करेक्ट है। तो x1 कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर 2 तक जा रहा है। अब देखिए y dx, इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग पाथ इक्वेशन क्यों यूज करते हैं कि भाई हमको रिलेशन दिया रहेगा किसमें, x और y में, जिससे हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट करके निकाल लेंगे। तो y बराबर क्या है 3/2 x, तो आप यहाँ पे y की जगह पे क्या रख दीजिए 3/2 x dx, सिंपल। और y1 से लेकर y2, ये कहां 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक, और x की वैल्यू यदि यहां से निकालिएगा तो 2y कितना हो जाएगा 3। समझ पा रहे हैं बाबू, समझ पा रहे हैं बाबू लोग, समझ पा रहे हैं बच्चे लोग या बाबू लोग, जो भी प्यारे बच्चे है ना, समझिए थोड़ा सा, समझिए मैं समझा पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, प्लीज हमको बताइएगा भी थोड़ा सा, है ना। अपने आप को मैं भी इंप्रूव करूंगा, डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा, आप लोग थोड़ा बताइएगा हमें। 3/2, अब तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं, इसमें तो हम लोग महारत हासिल कर लिए थे शायद। 3/2 x²/2, ये कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक है, और ये 2/3 y²/2, ये कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 3 तक है। ठीक है, तो 3/2, अब ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4/2 -0 प्लस 2/3, समझते रहिएगा, ये कितना हो गया 3 रखेंगे तो 3 या 9/2 -0। अब यहां से हम लोग देखें तो 4 × 12, ये कितना होगा जाएगा 2, ये 3/2, 4/2 -0 कितना हो गया 4/2 प्लस 2/3 इंटू 9/2, 2 2 जा 4, 2, ये कितना आ जाएगा 3, ये क्या 3 3 जा 9, 2 3 + 3, ये कितना हो गया 6 जूल। आपको कुछ समझ में आ रहा है। हम लोग बात किए थे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, हम लोग बात किए थे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो आइए आज मैं आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताता हूं, थोड़ा सा और कुछ हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये फोर्स तो आपको हमेशा आप क्या रहेगा यूज में आता रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। यहां पे देखिए वर्क डन बाय पाथ, वर्क डन अलोंग द पाथ एबीसी, वर्क डन अलोंग द पाथ एबीसी और वर्क डन अलोंग द पाथ एसी, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। मतलब ये जो फोर्स है ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, या तो इस इधर से जाइए या ऐसे जाइए, दोनों साइड से क्या हो गया वर्क डन सेम आ गया। मीन्स दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। अच्छा, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज conservative force, this is conservative, this is conservative force, this is
कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब कहिएगा सर आप उस दिन बता रहे थे कि ऐसा फोर्स जो पाथ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। सर बताइए, आप तो बताए थे फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया था, और वो जो आप बताए थे वहां पर वेज वाला क्वेश्चंस आपने अलग अलग कर दिया था पाथ को, वहां पर क्या आ रहा था, पाथ इंडिपेंडेंट आ रहा था, लेकिन वो भी क्या था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। सर यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हो ये कंजर्वेटिव फोर्स है? तो बच्चा लोग जब भी हाइपोथेटिकल फोर्स की बात किया जाएगा, जब भी हाइपोथेटिकल फोर्स की बात किया जाएगा, मतलब इसके नेचर के बारे में हमको पता नहीं हो, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जब हाइपोथेटिकल फोर्स हमको इसके नेचर के बारे में नहीं पता है, इस फोर्स के हमको नेचर के बारे में नहीं पता है, किस डिसिपेटिव नेचर का है या किस नेचर का है, ये एक हाइपोथेटिकल फोर्स है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यदि हाइपोथेटिकल फोर्स में हाइपोथेटिकल फोर्स आपको दे दिया और हाइपोथेटिकल फोर्स में क्या आ रहा है, यदि आपको पूछ दिया कि भाई कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप क्या करेंगे, पाथ का इक्वेशंस यूज करेंगे, मतलब पाथ के इक्वेशंस को दिए गए को यूज करेंगे और आप उसका क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो ये दोनों पाथ में यदि सेम वर्क डन आ रहा है, मतलब वो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट है, जैसे ही पाथ इंडिपेंडेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स में हीट का डिसिपेशन नहीं होता है, एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना। तो यदि हाइपोथेटिकल फोर्स के बारे में यदि हम लोग चर्चा करेंगे, हाइपोथेटिकल फोर्स का, यस, इसको आप लोग ऐसे लिखिए, although we don't know the nature of force, this is hypothetical force, this is hypothetical force, hence this is conservative, force। ठीक है, आप लोग समझ पाए कि कंजर्वेटिव होने के लिए एक कंडीशन ये जरूरी है कि भाई हमको फोर्स का नेचर पता हो कि वो डिसिपेटिव नेचर का तो नहीं है। पाथ तो इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, वो डिसिपेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए, है ना, डिसिपेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग इस तरह से यदि फाइंड करेंगे और हमको कोई हाइपोथेटिकल फोर्स दिया रहेगा और हम यदि इस तरह से फाइंड करेंगे और हमको यदि क्या आ गया, पाथ इंडिपेंडेंट आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, क्योंकि इसके फोर्स के नेचर के बारे में हमको नहीं पता है। तो हम लोग बात करते हैं ब्रीफ में, आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स का और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स, a force is said to be conservative. A force is said to be conservative if work done by force is path independent सेकंड में फोर्स
force should not be dissipating in nature. Force should not be dissipating in nature. ठीक है, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजर्वेटिव, है ना। ऐसे फोर्स की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है, इनिशियली और फाइनली। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फोर्स, ये सभी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब नॉन कंजर्वेटिव के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये फोर्स हो गया, इसमें से यदि हमको एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना, एक भी कंडीशन या दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो कैसे फोर्स हो जाएंगे? नॉन कंजर्वेटिव। मतलब या तो एक कंडीशन या दोनों के दोनों कंडीशन। इफ a force is said to be non-conservative. A force is said to be non-conservative in a force is said to be non-conservative if condition 1 or condition 2 conservative, if force is if conservative, if work done by force is path dependent or dissipative in nature or both. समझ पाए? डिसिपेटिव इन नेचर और बोथ, है ना। बहुत ही गुड कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये आपको समझना चाहिए अच्छे से कि मैं क्या बता रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा बातें। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझना जरूरी है ना। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में यदि एक भी कंडीशन या तो पाथ डिपेंडेंट हो गया या डिसिपेटिव इन नेचर है या दोनों है, पाथ डिपेंडेंट भी या डिसिपेटिव नेचर है, तो वो तो है ही नॉन कंजर्वेटिव। एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव के केस में आ जाएगा। इसका जो एग्जांपल है ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, इस तरह के रेजिस्टिव फोर्स, ये सब सारे एग्जाम्पल है किसके? नॉन कंजर्वेटिव के, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग समझ गए, है ना। इस एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको
नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव का क्या किया, आइडिया कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चे, तो आप लोग इसको प्लीज रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वर्क डन निकालेंगे कैसे, वर्क डन निकालने का क्या मेथड होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, है ना। विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी होगा, तो उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, डेल ऑपरेटर भी लगेगा, तो सब अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे आगे। वर्क एनर्जी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एससी बर्मन के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, पढ़ते रहिए।